अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी महारत हासिल कर चुका है और एक एटमी मुल्क बन चुका है मुस्लिम ममालिक में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर साइंस और टेक्नोलॉजी के सहाफ़ी जनाब सुहेल यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहतरम हनीफ साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसकी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल और जो उसके मुस्तकबिल के इम्कानात है वो उसके ऊपर बहस करने के लिए मुझे मदऊ किया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा सुहेल भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अदवार आते रहे जिसमें हमने साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की की है और अफसोसनाक बात यह है कि वो सिलसिला जारी नहीं रहा। पाकिस्तान ने को शुरू के अंदर बहुत सारी विज़न साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर मिल गई थी और इस ज़मीन के अंदर जो है हम आप देखें कि पाकिस्तान ने खलाई तहक़ीक़ी इदारे की बुनियाद रख दी थी बहुत अवाइल दिनों के अंदर 1950s में। इसी तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रख दी गई थी और उस वक्त डॉक्टर IH उस्मानी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर सलीम ज़फ़र सिद्दीकी पाकिस्तान नया नया बना था। ये लोग बड़े हौसले और अज़म के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना काम शुरू किया था। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान ने पूरे एशिया में, साउथ एशिया में पहला मुल्क था जिसने साउंडिंग रॉकेट्स या एक्सपेरिमेंटल रॉकेट्स खला के अंदर भेजने का काम शुरू किया था। तो ये एक बहुत अच्छी इब्तिदा थी। लेकिन जिस तरह से सियासी तसलसल इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं रहा, उसी तरह पाकिस्तान के साइंसी मंजरनामे में भी इस्तेहकाम नहीं रहा। कभी फंडिंग मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी पॉलिसीज़ चेंज होती। अलबत्ता लास्ट टाइम हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देखा। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फंडिंग के अंदर बहुत इजाफा किया। हायर एजुकेशन कमीशन की ग्रांट बढ़ाई, उसकी बुनियाद रखी, अताउर रहमान साहब को उसका हेड बनाया। अगरचे इस पर बहस होती है कि उसकी खासे वसाइल ज़ाया हुए और अताउर रहमान साहब उसको सही तरह नहीं लेके चले, लेकिन ओवरऑल वो एक बेहतर दौर था। हमारी क्या जदीद टेक्नोलॉजी ज़राए आमदनी और माशी तरक्की में इजाफे का बाइस बन सकती है? जी बिल्कुल। आपने देखा कि पैंडेमिक के दौर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक चली कोविड-19 की वबा के दौरान कि घर के अंदर बैठ के काम करें और वर्क फ्रॉम होम की एक तहरीक थी जो पाकिस्तान में भी देखी गई। कम से कम वो लोग जो ऑफिस में कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं वो उनको घर से काम करने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारी कंपनीज़ ने भी घर से काम शुरू किया। अच्छा, फाइवर, अपवर्क और गुरु और freelancer.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप रजिस्टर होते हैं। पूरी दुनिया के लोग उसके ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद उसके अंदर ये होता है कि आप अपना शोबा बताते हैं कि आप किस शोबे के माहिर हैं, तो उस शोबे के लिहाज से आप अपना काम कर सकते हैं। मसलन उसमें पाकिस्तान से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, HTML लिखने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वेबसाइट्स के जो प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस उसके माहिर हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एनिमेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड एनिमेशन बना सकते हैं, कैरेक्टर्स स्केचेस बन सकते हैं, करते हैं, कंटेंट राइटिंग लिखते हैं, अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो उसके थ्रू ये हुआ कि दो तीन कंपनीज़ ऐसी जो हम जिनको गैर तिजारती कंपनीज़ कहते हैं, मसलन एक्सट्रीम कॉमर्स जो सनी अली का ग्रुप है या साकिब अज़हर का इनेबलर्स ग्रुप है,
उन्होंने पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं हज़ारों लड़के लड़कियों को गांव देहात से लेकर शहरों तक के लड़के लड़कियों को ट्रेन किया है कि वो अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इतना बड़ा मार्केट प्लेस है सर कि इसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर रेवेन्यू है साल का। तो पेंडेमिक के अंदर ये भी बढ़ा और साथ में पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों ने अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ाई। तो कितने ही लड़के लड़कियां जो अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे हैं। अमेज़ॉन होलसेल है, उसके अंदर प्राइवेट लेबल है, उसमें दूसरी मार्केटिंग के ऑप्शंस है, किंडल है, उसके अंदर ई बुक्स के लोग बना रहे हैं कि ई बुक्स बना के लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके अंदर लोग गाइडलाइंस लिखते हैं, एजुकेशनल वर्कबुक लिखते हैं, और या वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं कि जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन के जो बढ़ते हुए जो अकाउंट्स हैं उनको उस अकाउंट को चलाते हैं आप, और उनके बारे में डिटेल्स पोस्ट करते हैं और क्लाइंट को आप कहते हैं। तो लोगों ने एक दो नहीं बल्कि लोगों ने पाकिस्तान में लाखों डॉलर इससे बनाए हैं, और उसके जो बड़े हब हैं, मियाँ चुन्नू है, फैसलाबाद भी बन गए हैं, उसके अंदर खासी लोग हैं। अच्छा, अब ये हुआ है कि डिजिटल फ्रीलांसिंग और मार्केट पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी कि तकरीबन दुनिया में उभरती हुई मार्केट्स में तीसरा चौथा नंबर हमारा था पिछले साल 2021 के अंदर। तो अभी आप देखिए कि नए उलूम और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, चूँकि हमारे यहाँ तकरीबन 9-10 करोड़ 12 करोड़ के करीब नौजवान नस्ल ऐसी है जिनकी उम्र 22 से लेकर 30 साल तक है, उनको ट्रेन किया गया है और वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर अपना बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत रूप है, बहुत अमली रूप है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। और ऐसा है कि घर बैठे पाकिस्तान का एक लड़का है और वो अमेरिका की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम कर रहा है फ्रीलांसिंग, या एक बच्ची है सवात के अंदर बैठी हुई और उसने जो है वो एक वेबसाइट बनाई है जर्मनी के किसी क्लाइंट की। तो हम देखें कि ये इस तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम और गिग्स, ये इस तरह से प्रमोट हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के नौजवान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक खूबसूरत मौका भी है कि वो इस तरह से सलाहियतों से बढ़ाकर मुल्क के अंदर ज़र मुबादला ला रहे हैं, अपने अकाउंट भी बना रहे हैं, अपने आप को भी प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लाने की एक बड़ी वजह भी बन रहे हैं। सोहेल भाई, हमारी पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के कितने मराकज़ कायम हैं? अच्छा, पाकिस्तान की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो तालीमी सूरत हाल थी, इल्मी सूरत हाल थी, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसी तरह साइंसी सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन नया नया मुल्क बना था और बड़ा जज्बा था, तो 4-5 बड़े लोग सामने आते हैं हमारे, जिन्होंने पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की दाग बेल बनाने के अंदर अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम है, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी हैं, डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी हैं, और डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी या डॉक्टर आयश उस्मानी है, और काफ़ी और बड़े नाम भी हैं इस सिलसिले में। डॉक्टर अफजाल हुसैन कादरी हैं और मेजर आफ्ताब हसन हैं साइंस की प्रमोशन में, खासे लोग हैं। देखिए, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पायनियर्स में से हैं ये, और इसी तरह डॉक्टर आयश उस्मानी भी पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम के, पुरअमन एटमी प्रोग्राम के और तवानाई के प्रोग्राम के बानियों में से हैं। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक और बहुत शानदार कारनामा यह है कि उन्होंने सुपार्को की बुनियाद रखी, यानी कि पाकिस्तान स्पेस साइंस कमेटी के नाम से पहले उसकी बुनियाद बनी, फिर वो बाद में कमीशन बना, और ये हुआ कि 1950s में स्पुतनिक नाम का पहला खलाई सैयारचा या सैटेलाइट रूस ने खला में भेजा। तो उसके ही अगले साल जो है पाकिस्तान के अंदर खलाई तहकीकी कौमी तहकीकी इदारे की बुनियाद पड़ चुकी थी, और हम 50s के दौर में और 60s के दौर में अपने साउंडिंग रॉकेट्स या सौती रॉकेट्स भेजने के काबिल थे, और वो अमेरिका से पाकिस्तानी साइंसदानों को ट्रेन किया गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली कि खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में हमने 89 या 90 के अंदर बदर अव्वल नाम का सैटेलाइट जो है वो चीन से भेजा, जो पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट था, और मेरे ख्याल में ये आलम इस्लाम का पहला सैटेलाइट था जो स्पेस में गया। वो ये लो अर्थ ऑर्बिट था, मदार में था, उसकी कुछ थोड़ी सी एज थी, कुछ इसने रिसर्च की है। ज़ाहिर है उस ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत सादा थी, आज के जो सैटेलाइट है वो बहुत पेचीदा होते हैं, अगरचे वो क्यूब सेट्स की शक्ल में हो, छोटे से पेलोड की शक्ल में भी हो। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं रहा,
और पाकिस्तान एटमी मैदान में तो आगे बढ़ता रहा और डिफेंस के मैदान में भी आगे बढ़ता रहा, लेकिन जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं और स्पेस साइंसेस है उसके अंदर गोया हमें ब्रेक लग गया है। और इसरो जो है इंडिया का, अगर हम बात कंपेयर करें तो वो हमसे आगे निकल गया है। और अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएं और आगे जाएं। ये तो है था सुपार्को का हाल। अच्छा, उसी तरह पाकिस्तान के मजमूई साइंसी कैफियत की एक बात करते हैं तो उसके अंदर ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके कई पहलू हैं कि साइंस की तदरीज कैसी है, साइंस पढ़ाई कैसे जाती है। तो साइंस पढ़ाने की किताबें कैसी हैं, स्कूल लेवल्स में क्या है, कॉलेज लेवल के अंदर क्या है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ किस हाल के अंदर हैं, हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, और साइंस की फंडिंग है, फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, और उसका तहकीक और तरक्की यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो स्कूल्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में साइंस की तदरीस जो है, हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक साइंस के जो मजमून को बहुत खुश्क और बोर समझ के पढ़ाया जाता है, जबकि ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है और रोज़मर्रा मिसाल है, बल्कि किचन की बावर्ची खानों की मिसालों से भी साइंस को पढ़ाया जा सकता है। तो उसके तहत जो असातिज़ा की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, उनके हार्डवेयर्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक उस्ताद का ये होता है कि अगर उसमें ख़ुद में भी आग हो और तड़प हो और दिलचस्पी हो तो वो रोज़मर्रा की चीज़ें इससे बच्चों के अंदर ये एहसास जगाता है कि वो सवाल करना सीखें, वो सोचना सीखें, वो अकल के ऊपर चीज़ों को परखें और लॉजिकल हों। मसलन कि ज़मीन घूमती क्यों है, अगर घूम रही है तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता, या जो है कौसे कज़ाह कैसे बनती है, धनक कैसे बनती है, और एक बीज में पूरा दरख्त कैसे नमूदार होता है, या जो है वो सुई पानी में डूब जाती है और लोहे के बड़े बड़े जहाज़ कैसे तैरते हैं। तो बच्चों के अंदर शऊर पैदा करना, सवाल उठाना और उस सवाल के जवाब की सही करना, और किसी सवाल के जवाब को पाकर जो खुशी महसूस होती है, जिसको प्लेजर ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, वो जो है बच्चों के अंदर पैदा करना अब इब्तदाई उम्र से बहुत ज़रूरी है। अफसोस के हमारे यहाँ अच्छे स्कूल्स भी ये नहीं कर पा रहे। तो चाहे जाए कि हम सरकारी स्कूल्स की बात करें कि जो बहुत महंगे स्कूल्स हैं वो भी रटे रटाए उसके उसूल पर चल रहे हैं। तो इस ज़मीन में मैं फिर कहूँगा कि असातिज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉलेजेस की तरफ। तो कॉलेजेस के अंदर भी यही मामला है कि स्कूल से जो बैच निकलता है, जो स्कूल से जो बच्चे आते हैं, वो उनके नज़दीक भी ये है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नहीं होते, फिज़िक्स में बहुत अच्छे नहीं होते, वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नहीं होते। वो ये होता है कि और अब तो कराची के अंदर ये रुझान हो गया है। आपको, मैं कराची में चूँकि रहता हूँ तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे लोग जो है वो मैथ्स छोड़ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस छोड़ रहे हैं, यानी कि प्री मेडिकल में दिलचस्पी कम है। हर जगह चूँकि कंप्यूटर को रोज़गार का ज़रिया बनाया हुआ है कि हम नए उसूल सीख लेंगे, नई चीज़ें सीख लेंगे, तो वो कंप्यूटर साइंसेस में दाखिला लेने वालों का रुझान बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कराची के अंदर कंप्यूटर साइंसेस की सीट्स, असातिज़ा की सीट्स की कमी हो गई है और कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ की कमी हो गई, जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो एक मुआशरा जो है वो साइंस के उलूम को अपने बैलेंस करके चलता है, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से चलता है। अगर सारे लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएँ तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे जो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स, अच्छे बायोलॉजिस्ट, ज़रूरी माहिरीन, उनकी कमी हो जाएगी। हमारी जो यूथ है साइंस और टेक्नोलॉजी में अबूर हासिल करने चाहती हैं, उसमें हुकूमत का क्या किरदार है? ये माना है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन बना और उसके अंदर जो है नई यूनिवर्सिटीज़ भी पैदा हुई, असातिज़ा की सैलरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हुई, तहकीक और तरक्की के लिए भी फ़ंड्स रखे गए, उसके कुछ असरात भी बहुत अच्छे देखने में आए। लेकिन ओवरऑल ये हुआ कि सिर्फ तहकीकी मकालाजात या रिसर्च पेपर शाया करवाने की एक दौड़ भी शुरू हुई है उसके अंदर, और उसकी बहुत ख़तरनाक कहानियाँ भी हैं। मतलब ऐसी भी मेरे पास कहानियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि सिंध में ही कराची में, चूँकि कराची सिंध का हिस्सा है, तो कराची की एक मिसाल ले लेते हैं कि चंद असातिज़ा ने एक जर्नल का इजरा किया, तहकीकी जर्नल का इजरा किया, और उसी के अंदर अपने रिसर्च पेपर शाया कराए, और उसी की बेस के ऊपर उन्होंने प्रमोशन ली और अपने फ़वाइद हासिल किए, और फ़वाइद हासिल करने के बाद वो रिसर्च जर्नल बंद करवा दिया गया। तो ये एक दौड़ लग गई थी कि आप जो है वो रिसर्च शाया करवाएं, चाहे वो किसी भी मयार की हो, आपको
2 साल के अंदर इतने रिसर्च पेपर लिखवाने। तो उससे ये हुआ कि एक कागजी जो है पेपर मिल्स और इनकी एक दौड़ चल गई। फिर जो है HEC के जो कुछ प्रोग्राम्स है वो कौमी तकाज़ों के हिसाब से हम आंग भी नहीं थे, उसके अंदर भी कमज़ोरियाँ देखी गई। अब तो ये हालत हो गई कि चूँकि पाकिस्तान एक माशी सख्त मुश्किल में गिरफ्तार है, तो रिसर्च की फंडिंग्स बहुत कम है। और अगरचे लम्स और नस्ट और कॉम्स्टेक इनकी कुछ अच्छी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी कहते थे कि साइंस के लिए सब्र भी चाहिए और साइंस के लिए पैसा भी चाहिए। तहकीक के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और दूसरा ये कि सब्र ये कि आप एक तरफ से पैसा डालें और दूसरी तरफ से मुनाफा निकाल लें, ये मुमकिन नहीं है। मसलन इसकी एक मैं मिसाल देना चाहूँगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में दवाई क्यों नहीं बनाता, इंडिया तो नई दवाएं बना रहा है। इंडिया में भी नई दवाएं बनाने का रुझान कम है। एक नई दवा बनाने के लिए एक जो है वायबल प्रोडक्ट लाने के लिए तकरीबन 10 साल की रिसर्च होती है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह तालिब इल्म जानते हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। उनके लिए एक ख़ास अरसा होता है कि पहले हम किसी भी दवा का असर लैब में देखते हैं, उसके बाद जानवरों पर देखते हैं, और उसके बाद वो सारे एथिकल कॉन्सेंट्स करने के बाद इंसानों पर के ग्रुप के ऊपर उसकी आजमाइश शुरू होती है। इसमें लगता है 10-12 साल का अरसा, और तकरीबन इसके अंदर जो रकम खर्च होती है मगरिब में वो $80 करोड़, $1 अरब हो जाती है। तो इतनी फंडिंग हमारे पास नहीं है कि हम ये काम कर सकें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जिन दवाओं की मयाद ख़त्म हो गई है उनको पाकिस्तान में सस्ते दामों प्रोड्यूस कर सकें, जैसे कि इंडिया ने कहा है। इसके अलावा हम ज़री मैदान के अंदर हमें तहकीक की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज में हमें तहकीक की ज़रूरत है, नहीं मिलती हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर। पाकिस्तान याद रखिएगा कि अभी जो अजीब व गरीब बारिश हुई है उसका तनाजुर ये है कि जो कोपरनिकस प्रोग्राम है, जो रिसर्च प्रोग्राम है सैटेलाइट बेस्ड यूरोप का, उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि दुनिया भर में सैलाबों को देखता है। उसने पेशगोई की, उसने ये कहा था कि पाकिस्तान में इस बार जो मानसून बरसा है वो मामूल के मानसून सीजन से 10 गुना ज़्यादा है, और उसी 10 गुना ज़्यादा से है कि पिंड दादन खान के अंदर 24 घंटे में 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, 1700 मिलीमीटर बारिश। तो ये जो ख़तरनाक क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ है, इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि इसकी मिटिगेशन क्या होगी और हम इससे किस तरह से नबर्द आजमा हो। हमारी खड़ी फसलें ख़त्म हो चुकी। मेरे ख्याल में जो मैंने 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, 90% सिंध की कपास की फसल ख़त्म हो चुकी है। तो हमें क्लाइमेट चेंज में भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, इंसानी बीमारियों के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो और ये तहकीक के तरक्की के जो सारे रास्ते हैं वो तहकीक से होकर गुजरते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे पास बहुत अच्छे डेडिकेटेड साइंसदान हो, उनको काम करने की आज़ादी हो, यूनिवर्सिटीज़ उनके अंदर सुर्ख फीता ना अड़ाएं, और वो डेडिकेटेड होकर बिल्कुल पुरसुकून होकर अच्छी तनख्वाहों के साथ तहकीक करें, उसके नताइज पर मबनी तहकीक करें और पाकिस्तान के मसाइल को सामने रख के तहकीक करें। और हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का जो एक साथ होता है दुनिया भर में, अगरचे हमारे यहाँ ऑरिक्स नाम के कुछ इदारे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो मसाइल, जो इंडस्ट्री के मसाइल होते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हल करती हैं। मसलन नासा के जो साइंस के मसाइल हैं वो नासा के जो रॉकेट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को उनको दिया जाता है, उनके स्टूडेंट्स और PhD स्कॉलर्स और असातिज़ा मिलकर उसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह किसी मुल्क के अंदर कोई मसला हल नहीं हो रहा हो और अगर उसमें से साइंस उसमें से कोई रास्ता निकल सकता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करते हैं। इसकी एक मिसाल आपको बहुत अच्छी मैं देता हूँ, मिसाल है हेलोफाइट्स की। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर मवेशियों का चारा बारिशों के अंदर शदीद मुतासर हुआ, खुसूसन सिंध में तो बहुत ही बुरी हालत है, जो कि एक लहूर उड़ाल देने वाली सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमारे सिंध के बहन भाइयों के ऊपर रहम फरमाए। तो पाकिस्तान में डॉक्टर अजमल ने, कराची यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर, उनकी बेगम साहिबा ने, डॉक्टर बिल्कीस साहिबा ने मिलकर ये किया था कि जो खारा पानी है, समंदर का पानी है, उसमें जानवरों का चारा, सस्ता अच्छा चारा उगाया जा सकता है जिसको हेलोफाइट कहा जाता है। उस हेलोफाइट के तहत उन्होंने 1 साल तक उस खारे पानी के चारे के ऊपर जानवरों को रखा और उनका गोश्त का तज्जिया किया, उनकी सेहत देखी और वो बहुत अच्छा एक रहा। तो अगर आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम खारे पानी से जानवरों का सिर्फ चारा उगा लें तो 1000 या 1100 किलोमीटर की साहिली पट्टी है पाकिस्तान के पास माशाल्लाह, और हम कितने जानवरों को, अपनी लाइफ स्टॉक को, डेयरीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, ये साइंस हल कर सकती है, लेकिन आप साइंसदानों के ऊपर पहले
उनको आज़ादी दें, उनको वसाइल दें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको काम करने का मौका भी फराहम करें। सोहेल भाई, आप ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के इक़दाम से कितने मुतमईन हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर 22 से लेकर 30 साल तक के नौजवानों की या 18 से लेकर 28 साल तक के नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और हम एक जवान नेशन के अंदर आते हैं। उसके अंदर तकरीबन मुल्क की 10 करोड़ की आबादी, 8 करोड़ की आबादी, 9 करोड़ की आबादी जो है वो नौजवानों पर यकीनन होगी। ज़रूरत ये है कि ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये सरमाया है और उसके ऊपर जो है सरमायाकारी की ज़रूरत है कि उनको बहुत अच्छे मौके दिए जाएं। जो टेक्निकल फील्ड के हैं उनको टेक्निकल मौके दिए जाएं, जो कोडिंग कर सकते हैं उनसे कोडिंग कराई जाए, जो पढ़ाने के में अच्छे हैं उनको पढ़ाने की तरबियत दी जाए, जो और सारा जो रॉ टैलेंट है उस रॉ टैलेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस ज़मीन में कुछ अच्छी खबरें ये है कि एक तो हमारी एक तो अच्छी खबर ये नहीं है कि हमारी यूथ जो है वो बहुत कम, अभी भी आबादी के लिहाज से नौजवानों का बहुत ही कम तबका जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जा रहा है। हमारी आबादी की बहुत बड़ी तादाद को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हासिल करें और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ें। फिर वो एक बहस आ जाती है कि इतना पढ़ेंगे और लिखेंगे उसके लिए जॉब्स क्या है, तो वो बीच के अंदर छोड़ देते हैं, हुनर की तरफ चले जाते हैं, अपना कारोबार कर लेते हैं, नौकरियां कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आप कुछ अच्छी खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने टीचिंग के फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, साइंस के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, साइंस के सीखने सिखाने के। एक बहुत अच्छा हमारे दोस्तों का स्कॉलरशिप नेटवर्क है और स्कॉलरशिप पाकिस्तान के नाम से भी बहुत सारे नेटवर्क्स जो काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप नेटवर्क इसमें ज़्यादा मकबूल है और वो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि बाहर जाएं, आप स्कॉलरशिप्स लें। इटली की हो, चाहे जापान की हो, चाहे फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, यूएई में हो, शिवनिंग की स्कॉलरशिप हो या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स हो। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छी खबरें मैं आपसे शेयर कर दूं। ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होती है, यूरोप की एरास्मस म्यूंडस स्कॉलरशिप है और एरास्मस म्यूंडस के अंदर अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो एक साल पहले या 2 साल पहले पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्कॉलरशिप लेने में 3rd या 2nd था। तो ये तो अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तानी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें डॉक्टर फारूक है, डॉक्टर गौरी हैं और डॉक्टर अपना नवेद सैयद हैं। ये तो सीनियर्स में हैं। ये पाकिस्तान से पढ़कर गए हैं और इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये लोग भी इल्म हासिल करें, रोशनी हासिल करें, अपना तजर्बा करें और पाकिस्तान के अंदर आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं और पाकिस्तान के अंदर वो माहौल पैदा करने की कोशिश करें जो यूरोप में देख सकते हैं, देख कर आए हैं या अमेरिका में देखा है, या वो एक फ्री, एक फेयर, एक खूबसूरत, इल्म को परवान चढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा माहौल पाकिस्तान के अंदर वो क्रिएट करने की कोशिश करें और उसमें नए नौजवानों को जोश वाले पुरजोश नौजवानों को भी खड़ा रहने की जगह मिले और वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। एक तो ये है। और अक्सर ये होता है कि स्कॉलरशिप लेने के बाद पाकिस्तानी बच्चे जो है वो बाहर नहीं आते, वहीं पर जॉब कर लेते हैं और वापस नहीं आते। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। अभी एक बहुत शानदार खबर आई है जो हमने मीडिया में भी देखी है। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है वो इंटेल में होते हैं और इंटेल के अंदर उनके पास तकरीबन 100 के करीब पेटेंट्स हैं। इंटेल आपको पता है कि दुनिया की सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनके अंदर वो सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम करते हैं दुनिया भर में। अगर हम अपने मुल्क के अंदर अच्छा माहौल पैदा उनको दें और तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर दिखाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क में लोगों का जज्बा देखने वाला होता है और वो कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हमें आगाह किया। नाज़रीन, यकीनन आपने सोहेल भाई की बातों से अंदाज़ा लगाया होगा कि वो कितना वसी तजर्बा रखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.